2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है। मिर्जापुर से केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए एनडीए के प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। वहीं कभी बसपा से लेकर सपा का सफर तय करने वाले रमेश बिंद भदोही से भाजपा के सांसद थे। सपा ने इस बार उनको टिकट दिया है। वहीं जाति समीकरण को देखते हुए बसपा ने मनीष त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि जो यहाँ की लड़ाई है बड़ी दिलचस्प है, तगड़ा मुकाबला है। हर कोई अपनी समीकरण, जाति समीकरण बैठाने को तैयार है। देखना ये भी होगा कि राजा भैया पर दिए गए अनुप्रिया पटेल के बयान का यहाँ कितना असर होता है। क्या अनुप्रिया पटेल की बहन ने यहाँ पर दौलत सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या उसका कितना असर होता है। मोदी जी का जो लहर फैक्टर इस बार क्या काम कर रहा है। तमाम ऐसे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है जो लगभग 20 साल से मिर्जापुर जनपद में पत्रकारिता कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि सर, क्या यहाँ पर चुनावी फैक्टर है इस बार, समीकरण क्या कह रहे हैं। समीकरण सीधे सीधे यह है कि जो लोग चुनाव का टिकट पाने के बाद जितना परिश्रम कर रहे हैं उससे अधिक परिश्रम अनुप्रिया पहले कर चुकी है। एक बात और है, जहाँ तक जाति का समीकरण, कुछ लोग बटेंगे, हर जात में कुछ लोग बटेंगे, लेकिन मेजॉरिटी उनके साथ जा रही है। जहाँ तक दौलत सिंह का मामला है वह उनके लिए प्लस इस नाते होगा कि जो कुर्मी की नाराज़ वोट है वो कहीं दूसरी पार्टी में जाती तो उनको अधिक नुकसान करती, दौलत सिंह के पास जाएगी उनका नुकसान नहीं करेगी। जहाँ तक राजा भैया का सवाल है, राजा भैया के मामले पर यहाँ भी उतना बड़ा असर नहीं है क्योंकि तमाम हम लोगों ने सर्वेक्षण किया है। हाँ, रही बात है कि जो आपने सवाल उठाया है कि बसपा किसका नुकसान करेगी, तो जो अब तक का आकलन आया है कि बसपा अपना अस्तित्व बचा ले, एक शानदार वोट, संतोषजनक वोट पाले, वही उसके लिए बड़ी समस्या है। और अगर वो संकट से उभर पाई तो शायद वो किसी को बना पाएगी, किसी को बिगाड़ पाएगी। अच्छा, राजा भैया का आप क्या मानते हैं कि राजा भैया ने समर्थन दे दिया अखिलेश को अनुप्रिया के बयान के बाद, कितना असर, क्या है राजा भैया का कोई असर यहाँ पर। राजा भैया खुद अगर यहाँ आते तो कुछ असर पड़ता। राजा भैया यहाँ आए नहीं तो उसका असर नहीं है। जो उनके करीबी पप्पू सिंह हैं, उनकी पत्नी को पहले ही अनुप्रिया पटेल जी ने प्रधानमंत्री से मिलवाकर वहाँ का ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र का जो समीकरण था लगभग समाप्त कर दिया है। अब यहाँ राजा भैया का कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ उनका संगठन भी नहीं के बराबर है। अच्छा, जो यहाँ पे क्षत्रिय मतदाता हैं, क्या उनके में कोई इसको लेकर के नाराज़गी नहीं है क्या, या तो जैसे एक बार दिखाते हैं राजा विजयपुर ने एक मीटिंग की थी उसको लेकर। अब वो मीटिंग की थी, 10 से 20 लोग जुटे थे और उसमें उनका कोई असर नहीं है। वो कभी कभी आते हैं प्रतापगढ़ से, वहाँ उनको कुछ दिल में ठेस लगी होगी, वो आए थे, मगर उनका असर वहाँ यहाँ कुछ नहीं है। मुकाबला तगड़ा है। संजय जी हमारे साथ में हैं और एकदम खुल के अपनी बात रखते हैं। मुकाबला तगड़ा है, लड़ाई तो है। जी जी, देखिए क्षत्रिय मतदाताओं की बात है तो अभी आपने बल्लू भैया ने कहा कि मतलब 10-20 लोग थे। उस मीटिंग का वीडियो और फोटो मेरे पास आई थी। कम से कम 50-60 क्षत्रिय नेता थे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10% क्षत्रिय मतदाता इनसे नाराज़ हैं और वास्तव में किसी बड़े राजघराने पर इन्होंने कुठाराघात किया है अपनी भाषा से, तो उसका ज़्यादा असर नहीं। लेकिन 10 से 15% ठाकुर मतदाता अभी भी नाराज़ हैं। कल मेरी 96 के कई क्षत्रिय नेताओं से बात हुई तो उनका ये कहना था कि मंत्री जी की भाषा बिगड़ चुकी है और उनके अंदर बौखलाहट है और निश्चित रूप से 10 से 15% क्षत्रिय मतदाता उनका नुकसान करेंगे। अब रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई तो त्रिकोणीय है, लेकिन अभी आते आते 2 कोड़ी हो गई है। सिर्फ गठबंधन, दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं। और रही बात अनुप्रिया की, दौलत जी की, तो जैसे अभी अमरीश भैया ने कहा कि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। मैं बड़ा खुल के बोलता हूँ, 10 साल अनुप्रिया पटेल किसी के दरवाजे पर नहीं गई और जब ज़रूरत है आज तो लोगों के हाथ से कार्ड मंगवाती हैं कि आपने मंत्री जी को निमंत्रण नहीं दिया, इनको नहीं दिया। ये चीज़ें ठीक नहीं है। मिर्ज़ापुर की जनता ने उनको मोदी के नाम पर वोट दिया था, अनुप्रिया के नाम पे वोट नहीं दिया था। आज मोदी का फैक्टर भले न हो, लेकिन 10 साल का जो अनुप्रिया का रिपोर्ट कार्ड है वो निश्चित रूप में जनता में चर्चा का विषय है। जो उन्होंने काम किया मिर्ज़ापुर ज़िले के लिए, पंडित लोकपति त्रिपाठी के परिवार के बाद अगर मिर्ज़ापुर में किसी ने विकास के पहिया को आगे बढ़ाया तो वो अनुप्रिया पटेल हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 10 साल जो उनका कार्यकाल रहा, उनके कार्यकाल में आम पब्लिक उनसे नहीं मिल पाई। उनके पीए से, उनके जो निजी सचिव हैं उनसे मिली। इवन हम लोग भी पत्रकार हैं, कभी डायरेक्ट कांटेक्ट अनुप्रिया जी से नहीं हो पाता। पहले उनके पर्सनल असिस्टेंट से बात करिए। इसके बाद अब रही बात लड़ाई की, दौलत सिंह पटेल को उनकी बहन ने उतारा है। अमरेश भैया की इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर वो वोट गठबंधन में जाता, इंडिया गठबंधन में जाता, तो अनुप्रिया जी का ज़्यादा नुकसान करता। लेकिन जो पटेल बिरादरी उनसे नाराज़ है, जो कुर्बी उनसे नाराज़ हैं, वो वोट दौलत सिंह के पास जा रहा है, उससे उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़, लड़ाई यहाँ बड़ी दिलचस्प है। अभी आप किसी को विनर घोषित नहीं कर सकते। माना कि रमेश बिंद 5 साल भदोही में सांसद रहे, उन्होंने कोई विकास काम नहीं किया। ब्राह्मणों के गाली का भी वीडियो उनका वायरल हुआ, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उनको जिताया। आज वर्तमान परिवेश में रमेश बिंद मझवा से 15 साल विधायक रहे, उनको भी हल्के में आंकना हमारी मतलब हल्के में आंकना मूर्खता वाला कदम होगा। रही बात जीत और हार की, तो जीत और हार का अंतर जो 1,00,000 1.5 लाख, पहली बार तो अनुप्रिया जी ने 1.10 से जीता, दूसरी बार 2.20 से जीता। लेकिन ये जीत का अंतर इस बार कम रहेगा। जो भी लड़ेगा अनुप्रिया पटेल से ही लड़ेगा, और बाकी कोई तीसरी लड़ाई में कोई नहीं है। अच्छा, संतोष जी हैं, पीटीआई से वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जाति समीकरण फैक्टर है और हर जगह देखा जा रहा है, तो मिर्ज़ापुर की जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ जाति समीकरण क्या बैठ रहा है? यहाँ का जातीय समीकरण देखिए, उसमें पटेलों का जो है नंबर मैक्सिमम वोट है, वो करीब 4.5 लाख 4 लाख के ऊपर ही है उनका वोट, और उसका मैक्सिमम अनुप्रिया पटेल को जाएगा। सवर्णों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पंडित हो गए, ठाकुर हो गए। राजा भैया के स्टेटमेंट का यहाँ पे, राजा भैया की नाराज़गी का यहाँ बहुत असर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जाएँ कहाँ। बसपा के कमज़ोर होने की वजह क्या रही? बसपा के कमज़ोर होने की वजह बस यही रही कि ये जो दलित वोट था वो बीजेपी की ओर चला गया, और भाजपा कहीं ना कहीं ये सफल हुई है हिंदुओं को यूनाइट करने में। आप देखिए, मंडल रिविजिटेड या मंडल फिर से वो लाने की कोशिश में लगे रहे, शुरू से लगे रहे, साल भर से जातिवादी गणना, जनगणना और क्या क्या लेके, लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाए इंडी गठबंधन वाले। उसकी वजह ये रही कि समाज इससे ऊपर उठ चुका है। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी लोगों में अवेयरनेस आई कि ये कहीं सर्व नहीं करता है। उन्होंने देखा कि मायावती इतने दिन रही, मुलायम सिंह इतने दिन रहे, सब कुछ रहे, किसको क्या मिला, उन्होंने ये देखा। तो इस वजह से इसका बहुत असर काफ़ी कम रहा, और इसमें एक छात्रों में, विशेषकर युवाओं में बेरोज़गारी को लेके आक्रोश है, नाराज़गी, सब कुछ है। लेकिन उसका कोई उनके पास ऑप्शन भी नहीं। उनको जो ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह खोले गए थे सरकार के द्वारा, वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह लेके जॉब करते वो करते। मुद्रा योजना थी, बहुत सारी योजनाएं थी, ये सब जानकारी कायदे से पर्कुलेट होकर लोगों के तक पहुँचती नहीं। मोदी जी यही बात बोलते थे अपने विधायकों और सांसदों को कि अपने क्षेत्र में जाइए, वो इसीलिए भेजते थे कि जाओ इनके बारे में बताओ, लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करो। इतना उनके समझ की कमी रही, या वो उन्होंने केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इसको उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। उनका कहने का मतलब यही था कि आप जाइए, जो जिस लायक है उसको उस तरीके का काम वहाँ पे दिलवाइए, सिखवाइए, करवाइए। लेकिन वो हो नहीं पाया। हमारे ख्याल से इस टर्म में अगर मोदी जी आते हैं तो इस टर्म में शायद वो करेंगे, क्योंकि जगह जगह वो इस बात को कहते भी हैं, जगह जगह अपने स्पीचेस में वो इस बात को रियलाइज़ भी करते हैं। और हमें तो ये लगता है कि छात्रों को वो जो कैमरे में एग्ज़ाम होने लगा, कुछ उसको भी लेके बहुत आक्रोश है। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज़ ये देखने को मिला कि हर बार मोदी जी का भाषण आप देखे होंगे कि इस बार बदलता चला गया। जो पहले 2019 में वो एक चीज़ पे स्टैंड थे, वो पूरे चुनाव में उस लहर ने बीजेपी को बहुत बड़ा आंकड़ा दे दिया था। इस बार जो लोगों का कहना है, जैसे हम लोग भी घूमते हैं, कि मोदी जी हर भाषण में लगभग उनका कुछ ना कुछ नया बदलता चला गया, और कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो एक ही मुद्दे पे अपना लोगों के बीच घूमते रहे। आरक्षण, मिर्ज़ापुर में क्या ये आरक्षण को लेकर पिछड़ी जाति में क्या ये मैसेज इंडी गठबंधन के लोग पहुंचा चुके हैं? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अनुप्रिया कौन मिर्ज़ापुर से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे है, और उसका रीज़न क्या है इसका?
सबसे पहले आरक्षण के मुद्दे पर आप देख लीजिए, आपने कहा कि मोदी जी का चेंज होता रहा, स्वाभाविक बात सही है आपने। जहां जिस हर बात का जो इंडी गठबंधन की तरफ से उठाया जा रहा था, पॉलिटिकल रूप से जब उठाया जा रहा था, तो उसका जवाब देने के लिए वो आगे आए। रह गई बात आरक्षण की, जब बात हो रही है तो आरक्षण मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे किसी को इनकार नहीं किया जा सकता। अब वो चाहे मुसलमान को आरक्षण देने की बात हो और चाहे वो आरक्षण ख़त्म होने की बात हो, घूम फिर के आरक्षण एक मुद्दा बना है। और मुझे लग रहा है कि जो ये कर्नाटक में उन्होंने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, ये बात आरक्षण प्रेमियों को, जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं ये बात घर की है। और ख़ासकर कलकत्ता वाला जो रिज़ल्ट आया, हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। आपने पूछा कि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहेगा, तो मेरे विचार से ये तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आज के भी डेट में अनुप्रिया का पलड़ा जो है वो अपर हैंड है। अब हम उस पर नहीं जा सकते कि कितने वोट से जीत सकते हैं, कितने वोट से हारेंगी, लेकिन अपर हैंड है। अब आप पूछिए क्यों? इसलिए कि देखिए, अभी जो बैकवर्ड वाली बात आप बीच में हमारे मित्रों के बीच में चल रही थी, बैकवर्ड बात पीडीए की बात वहाँ न चलेगी जहाँ उम्मीदवार एक फॉरवर्ड होगा। यहाँ अनुप्रिया भी तो बैकवर्ड हैं, तो वो फार्मूला यहाँ नहीं चलने जा रहा है। अब अगर आप जातीय समीकरण को देखें, जो पूर्वांचल में बहुत पुराना रोग है, और वो रोग जो अन्य सीटों पे है, वो मिर्ज़ापुर में भी वो रोग है, इससे किसी को इनकार नहीं है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ जो वोटर हैं वो पटेल वोटर हैं, पटेल वोटर हैं। अगर राजा भैया वाला फैक्टर चल रहा है, तो अगर राजा भैया का फैक्टर चलेगा तो पटेल भी लामबंद होगा। ये स्वाभाविक सी क्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो पटेल सबसे ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, दूसरे नंबर पर जो दलित के बाद की बात हो रही, दलित सबसे ज़्यादा हैं, दलित के बाद बात हो रही। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं, तीसरे नंबर पर बिंद हैं। माफ़ करेंगे, बहुत बड़ी संख्या बिंदों की नहीं है। 2 विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो बिंद आपको ढूंढते रह जाओगे, केवल 96 विधानसभा और मझवा। वरना अब अगर आप चले जाओगे चुनाव में तो बिंद को ढूंढते रह जाओगे, मड़िहान में चले जाओगे बिंद को ढूंढते रह जाओगे, मिर्ज़ापुर नगर विधानसभा में चले जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे। तो ये इतनी बड़ी बिंद का फैक्टर नहीं है। और एक बात और सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि संभवतः पूर्वांचल का सबसे कठिन सीट अगर है सपा की दृष्टि से, तो वो है मिर्ज़ापुर। न यहाँ मुसलमान है और न यहाँ यादव है। अगर वो जिताने वाले लोग जिता रहे हैं, तो मुझे ये आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि किस फैक्टर से जिता रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर कुछ भी, अगर नगर विधानसभा क्षेत्र ही एक ऐसा है जो सपा के लिए मुफीद है, और यहाँ सबसे बड़ी लीड सबसे बड़ी भाजपा की लीड नगर विधानसभा से होती है। भाई यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ यादव भी है। मझवा में चले जाइए, न मुसलमान है न यादव। मतलब कहने का न का मतलब ये नहीं है कि वो इतने प्रभावी नहीं है कि अगर दोनों गठजोड़ कर लें तो हार को जीत में, जीत को हार में बदल दें। यही स्थिति चुनार में भी है, यही स्थिति मड़िहान में भी है, यही स्थिति 96 में भी है। 96 में तो बहुत स्थिति गड़बड़ है, वहाँ मुसलमान और यादव की संख्या तो बहुत कम है। ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जिनसे हम जानने की कोशिश किए कि राजा भैया को लेकर यहाँ कितना असर पड़ेगा, अनुप्रिया पटेल को लेकर यहाँ पे अनुप्रिया पटेल की जो बहन ने अपना यहाँ प्रत्याशी उतारा उसको लेकर कितना असर पड़ेगा, आरक्षण को लेकर कितना असर पड़ेगा। इन सब मुद्दों को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों की हमने राय जानी है। हम फिर कोशिश करेंगे कि 1 जून को मतदान के बाद आपको वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में ले चल के यहाँ पे राय जाने की वोट प्रतिशत कहाँ और किसके पक्ष में पड़ा, ये सभी जानने के लिए हम फिर आपसे मिलेंगे। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18 मिर्ज़ापुर।